हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं अनुप राणा एक बार फिर से आपके बीच एक नई वीडियो के साथ। देखिए, आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से है, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, भारतीय संविधान। देखिए, यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और देखें, सबसे पहले भारतीय संविधान में हमारे पास जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान का इतिहास। मतलब भारतीय संविधान का इतिहास का मतलब होता है कि भारतीय संविधान के बनने से पहले भारत में जो अंग्रेजों का राज था या अंग्रेजों के द्वारा जो भारत शासित था, उसमें अंग्रेजों के द्वारा क्या क्या सुधार किए गए, कैसे कैसे एक्ट लाए गए, ये आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत में जो 1857 से पहले जो राज होगा या 1857 से पहले भारत का जो प्रशासन होगा वो मुख्य रूप से एक प्राइवेट कंपनी करेगी और उस कंपनी का नाम होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। आप सबको पता है कि भारत में एक ब्रिटेन से कंपनी आई थी सन 1600 में, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने भारत में प्राथमिक रूप से जो व्यापारिक संबंध होते हैं उनको स्थापित करा। धीरे धीरे भारतीय राजनीति में एंटर करा और अंत में सन 1764 में एक युद्ध होता है जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किस किस के मध्य होता है? बंगाल के शासक, साथ में मुगल शासक और अवध के जो नवाब होते हैं, और एक साइड जो है हमारे जो अंग्रेज थे वो आपस में युद्ध करते हैं, और इस युद्ध को हम बोलते हैं बक्सर का युद्ध। आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, आपका आंसर होगा सन 1764। ये एक महत्वपूर्ण युद्ध था। इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इन संधियों की मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 3 प्रेसिडेंसियां प्राप्त हुई थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, है ना। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अंग्रेजों के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था के बारे में विवेचना करी थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देखें। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इलाहाबाद की प्रथम संधि में क्या हुआ था और इलाहाबाद की द्वितीय संधि में क्या हुआ था। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके बाद भारत में जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, कौन कौन से क्षेत्र? बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला जो क्षेत्र था वो किसके पास आ गया था? अंग्रेजों के पास आ गया था। इस प्रकार से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी जो मामले थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ चुके थे। और हम ये कह सकते हैं कि सन 1765 से लेकर सन 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली चलती है। और इस द्वैध शासन प्रणाली में बंगाल के जो राजस्व मामले होते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होते हैं, और जो प्रशासनिक मामले होते हैं वो वहां के नवाब के पास होते हैं। इस प्रकार से भारत की राजनीति में ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर करती है। इसके बाद मैंने वहीं पर आपको बताया था कि भाई जो है सन 1770 में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन में अपनी एक बैलेंस शीट जारी करती है और अपने आप को लाभ पर बताती है। दूसरी ओर बैंक ऑफ इंग्लैंड से कुछ लोन मांगती है। तो यहां पर एक कमेटी का निर्माण किया जाता है जिसके द्वारा एक रिकमेंडेशन, सिफारिश की जाती है कि भाई अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको हमें क्या करना चाहिए? रेगुलेटिंग एक्ट देने चाहिए। तो दोस्तों, हमारे संविधान के इतिहास की शुरुआत होती है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट, सबसे पहले शब्द को समझें। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट, आपके घर में रेगुलेटर होगा। रेगुलेटर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? रेगुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है गैस को रेगुलेट करने के लिए। ऐसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट लाए गए उन्हें कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई रेगुलेटिंग एक्ट किसके द्वारा और किसको दिए गए थे? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किसको दिए गए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए थे।
ठीक है। चलो अब जो है सबसे पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था वो आया था सन 1773। तो मैं कह सकता हूं कि सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? सन 1773 में आया था। ठीक है। चलो अब इसको समझते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या मुख्य बातें कही गई थी। ठीक है, देखो सबसे पहली बात कि जो बंगाल का गवर्नर होगा वो अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। देखो इस शब्द को समझें, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। इसका मतलब यह है कि भाई आपको पता है कि भारत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है और इन तीनों स्थानों पर कंपनी के द्वारा एक एक गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है ना। अब देखो जब 3 जगहों पर एक एक गवर्नर होते थे तो इनको यह पता नहीं होता था कि हम में से सुप्रीम कौन है और ये अपनी अपनी जो है मनचाहा यहां पर क्या करते थे? प्रशासन करते थे। तो यहां पर सबसे पहली बात याद रखें कि बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। इसका मतलब ये है कि अब तीनों गवर्नरों में सबसे सुप्रीम गवर्नर कौन सा हो जाएगा? बंगाल का। ये जो है अब जो है इन सब में क्या हो गया? सबसे सुपर मोस्ट गवर्नर हो गया। इस प्रकार से बंगाल के पहले गवर्नर का नाम बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रखना बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरी बात देखो, प्रशासन करने के लिए गवर्नर जनरल के पास एक काउंसिल थी जिसका नाम था एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी कार्यकारिणी सभा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सभा जो उसको मदद करेगी या सिफारिश करेगी उसके प्रशासनिक कार्यों को करने में। अब जो ये गवर्नर जनरल की कार्यकारी सभा है इसमें 4 सदस्य हुआ करते थे, है ना। और ये 4 सदस्य कोई भी निर्णय किस आधार पर लेंगे? बहुमत के आधार पर लेंगे। यानी मैं कह सकता हूं कि गवर्नर जनरल की एक कार्यकारी परिषद थी और कार्यकारी परिषद में कोई भी निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता था। ठीक है। चलो अब जो है तीसरी बात इसमें मान लो कभी ये हो गया कि जो गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य हैं दो एक साइड हो गए तो उस स्थिति में गवर्नर जनरल का क्या होता था? यहां पर निर्णायक मत। क्या होता था? निर्णायक मत। यानी गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का क्या था? यहां पर अधिकार था। ठीक है। चलो इसके बाद अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है कि देखो कंपनी के व्यापारिक मामलों को कंट्रोल करने के लिए एक निकाय था जिसका नाम था बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में टोटल सदस्यों की संख्या पहले थी 18। इस रेगुलेटिंग एक्ट ने इनकी संख्या को बढ़ाकर कर दिया 24 और इनका जो है कार्यकाल था 1 वर्ष, इनको बढ़ाकर कितना कर दिया? 4 वर्ष। यानी मैं कह सकता हूं बीओडी के सदस्यों की संख्या 18 से बढ़ाकर 24 कर दी और इसके जो है सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया। किसने? इस रेगुलेटिंग एक्ट ने। बीओडी के सदस्य कहां से चुनकर आने थे? बीओपी का मतलब होता है बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स। बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स वो जिन्होंने कंपनी में कम से कम 1000 पाउंड का निवेश करा होगा। ठीक है। चलो चौथा पॉइंट, सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सन 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई भारत में, कलकत्ता में। और इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य जज और 3 अन्य जज हुआ करते थे। मुख्य जज का नाम था सर एलिजा एम्पे और अन्य जजों का नाम था लेनास्टर वाइड और चैम्बरलेन। इस प्रकार से यहां पर मैं कह सकता हूं कि भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी, है ना। तो ये आपका जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। इसके बाद गवर्नर जनरल के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी जिसमें 4 सदस्य होंगे और इसमें गवर्नर जनरल का क्या होगा? निर्णायक मत होगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या था? बीओडी के सदस्यों की संख्या पहले कितनी थी? 18। अब इनकी संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई और इसके जो है सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया।
बीओडी के सदस्य बीओपी से चुनकर आएंगे। बीओपी स्टैंड फॉर बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स, जिन्होंने कंपनी में कम से कम 1000 पाउंड का निवेश किया हो, और जो है सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सन 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ये जो है इस एक्ट की मुख्य बातें थी। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम ये थी कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के सामने या अंग्रेजों को भारतीयों के सामने सजा पाना अच्छा नहीं लगता था। मतलब कुल मिलाकर बात ये थी, वो अपने आप को जो है थोड़ा सा एक हिसाब से उनको मतलब ये पसंद नहीं था कि अंग्रेजों को कि भाई भारतीयों के सामने हमें सजा दी जाए। तो इसके लिए इसको जो है एक हिसाब से कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक और एक्ट आया था सन 1781 में। इसे हम बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में दो बातें थी। पहला कि सर्वोच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र को क्या कर दिया गया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक सीमित कर दिया गया। और दूसरा कि जो कंपनी के अधिकारी होंगे या ब्रिटिशर्स भारत में होंगे उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। और गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल यदि कोई भी जो है कानून बनाए तो ये जरूरी नहीं था कि वो सर्वोच्च न्यायालय में उसे जो है रजिस्टर करे या सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति ले। तो ये तीन बातें इसमें थी। किसमें थी? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है। सन 1784 में एक एक्ट आया था जिसे बोलते हैं पीट्स इंडिया एक्ट। क्या बोलते हैं इसे? पीट्स इंडिया एक्ट। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पीट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो सन 1784। अब हुआ क्या था कि इससे पहले ब्रिटेन में लॉर्ड फॉक्स की सरकार थी। जब लॉर्ड फॉक्स की सरकार थी तो लॉर्ड फॉक्स भारत के लिए एक बिल लेकर आए जिसे बोला गया इंडिया बिल। इंडिया बिल में जब उन्होंने जो है वहां की प्रिवी काउंसिल में उसे रखा तो वो पारित नहीं हो पाया, जिसकी वजह से भारत के किसी मामले पर पहली और अंतिम बार वहां की सरकार गिर गई। इस प्रकार से नई सरकार लॉर्ड पीट्स की बनी और लॉर्ड पीट्स ने उस इंडिया बिल में कुछ सुधार करे और जो है इसे कहा गया पीट्स इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट दो रूप में सबसे प्रमुख रूप से जाना, दो जो है इसकी प्रमुख बातें थी। सबसे पहले कि यहां पर बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई। बीओसी क्या था भाई? आज तक आपको पता है कि भारत में कंपनी का एक प्रशासनिक या एक व्यापारिक निकाय था जिसका नाम था बीओडी। अब जो है भारत में कंपनी के प्रशासनिक मामलों को क्या कर दिया गया? पृथक किया गया, सेपरेट किया गया। और इन पृथक मामलों को कौन देखेगा? अब बीओसी फॉर बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें टोटल 6 मेंबर थे। एक था ब्रिटेन का एक्स चांसलर जो विदेश मंत्री जिसे कहते हैं, एक था वहां का सचिव, विदेश सचिव, और 4 वहां की प्रिवी काउंसिल से चुने जाने थे। इस प्रकार टोटल बीओसी में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6 थे, है ना। और इनका कार्य था भारत में सैनिक, अर्धसैनिक और राजस्व मामलों को संभालना, यानी कुल मिलाकर भारत में प्रशासनिक मामलों को क्या करना? संभालना। ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात इसमें यह थी कि गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी इसमें अभी तक तो 4 सदस्य थे, अब बोला अब कितने सदस्य होंगे? 3 सदस्य होंगे और 3 में से एक के पास मुख्य सेनापति की शक्ति होगी। इस प्रकार से यहां पर 2 सुधार पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किए गए थे। पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था, है ना। और इसके बाद जो अगला एक्ट आया था सन 1786, 2 साल के बाद। इसमें कुछ नहीं था। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल बनकर आते हैं तो कहते हैं कि भाई इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, और इनके कहने पर जो ये मुख्य सेनापति की शक्ति है ये गवर्नर जनरल को दी जाती है। और दूसरा कि गवर्नर जनरल किसी विशेष परिस्थिति में अपने काउंसिल के खिलाफ निर्णय ले सकते थे। तो ये 2 बातें थी आपके 1886 के एक्ट में। इस प्रकार हमने देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट और 1786 का अधिनियम। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो हम इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे जहां पर हम पढ़ेंगे सन 1813 का एक्ट, सन 1833 का एक्ट और सन 1853 का एक्ट। ठीक है। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।